नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन और हम एक बार फिर हाजिर हैं लेकर तकनीक से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां जो आपको आर्थिक समृद्धि के नए रास्तों पर अग्रसर करेंगी। आज के कार्यक्रम में बातें करेंगे आपके पसंदीदा आलू के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे बदलते हुए इस मौसम यानी कि ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं का कैसे करें आहार प्रबंधन। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डालेंगे नजर खबरें खेती की पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। पशुओं में डीवॉर्मिंग जरूर कराएं। मक्का की फसल में करें खाद और उर्वरकों का प्रबंधन और किसानों के लिए बेहद उपयोगी डिस्क हैरो मशीन। किसान भाई बहनों, बढ़ती ठंड में पशुओं को गिरते तापक्रम के प्रकोप से बचाना बेहद जरूरी है। ठंड का ज्यादा असर होने पर उनमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है, इसलिए उनके रहने वाले स्थान को ढककर रखें ताकि हवा का असर ज्यादा न हो। साथ ही साथ ठंड ज्यादा होने पर उन्हें ढककर भी रखा जा सकता है। साथ ही उनमें डीवॉर्मिंग जरूर कराएं। तो सबसे पहले तो ये करना है कि किसी भी मौसम में आपको पशुओं का डिवर्मिंग कराना जरूरी है, क्योंकि जब डिवर्मिंग किया रहेगा तो बहुत सारी बीमारियों से ऐसे ही बचाव होगा। और रख रखाव की जहाँ तक बात है तो ठंड के समय में उनका जो रहने का स्थान है उसकी सफाई होनी चाहिए और उसमें ठंड के बचने के कारण उसमें पुआल और जो भूसा वगैरह का बेडिंग होता है, बोरा, ये सब, और उसमें जो खिड़की रोशनदान ये होता है तो उस धूप के समय में थोड़ा धूप आना चाहिए और जब ठंडी हवाएं चलती है तो उसको पैक कर लेना चाहिए। टमाटर न सिर्फ सब्जी का जायका बढ़ाता है बल्कि त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का प्रयोग किया जाता है। टमाटर में विटामिन, पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। टमाटर की देशी किस्में हैं पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली, जबकि हाइब्रिड किस्में हैं पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि, अविनाश 2, रश्मि आदि। मक्का की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए खाद और उर्वरकों का प्रबंधन जरूरी है। इसके लिए नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय, 1/3 मात्रा लगभग 1 माह बाद और 1/3 मात्रा मंजरी आने से पहले अवश्य डालें। मक्का भारत में होने वाली एक प्रमुख फसल है। ये हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मक्का का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि मक्का में विटामिन सी, फाइबर, कैरोटेनॉइड और बायोफ्लेवोनॉइड्स के भरपूर गुण पाए जाते हैं जो धमनियों को ब्लॉक होने से रोकता है। साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। किसान भाई बहनों, कुछ अलग करने की ललक और जी तोड़ मेहनत हमेशा सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही मेहनती किसान और व्यवसायी सुरेंद्र राम से, जिन्होंने कंपोस्ट खाद के व्यवसाय से सफलता की एक नई कहानी लिखी है। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैंने वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है 4 यूनिट का। 4 यूनिट बनाने में लगभग हमको 3 से 4 हज़ार रुपया लागत आया है और 2 महीना इसको तैयार होने में लगता है। 2 महीना तैयार होने के बाद जब हम इसको रेडी कर के मार्केट में बेचते हैं तो 8 या 9 हज़ार रुपये का मुझे मुनाफा होता है। तो 8 हज़ार लागत काट करके लगभग 4 या 5 हज़ार रुपये में हमको फ़ायदा हो जाता है 2 महीना में। किसान भाई बहनों को खेती की शुरुआत में जिस पहली समस्या का सामना करना होता है वह है खेत में घास को हटाना और जमी हुई मिट्टी के ढेलों को तोड़कर उसे समतल बनाना। इस काम को सरल तरीके से संपन्न करने में किसानों की सहायक होती है माउंट हैरो डिस्क मशीन, जो न केवल घास को हटाती है बल्कि ढेलों को तोड़कर खेत को समतल भी बनाती है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी बार,
जहां जानेंगे आलू प्याज के ताज़ा भाव। उजला पंजाब आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, पुराना आलू 1000 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 1750 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की और साथ ही साथ रूबरू हुए आप सफलता की एक नई कहानी से। जाना आपने राज नए उपकरणों का और नई तकनीकों से भी हुए आप रूबरू। अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस भेंट वार्ता के जरिए हम लेंगे जानकारी आलू के उन्नत प्रभेदों के चयन और उसकी वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। हमारे रसोई घर को पूरे वर्ष आलू की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान बड़े पैमाने पर आलू की खेती करते हैं। आलू का बेहतर उत्पादन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आलू के अच्छे किस्मों का चुनाव कर इसको लगाया जाए। साथ ही इसकी खेती आप उस तरह करें जैसा कि हमारे कृषि वैज्ञानिक आपको सलाह देते हैं। इसी उद्देश्य से आज हम चर्चा करेंगे आलू के उन्नत किस्मों का चुनाव एवं इसके वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पटना के वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार ककरालिया। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि आप किसानों को क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें वो कौन से अच्छी किस्मों को लगाना चाहिए जिससे कि आलू का बेहतर पैदावार हो। साथ ही एक सवाल और इसमें यह है कि अगर किसी कारणवश उन्हें बाज़ार से आलू की किस्म खरीदना पड़े तो उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि बताया कि किसी भी फसल के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है किस्म का चयन, क्योंकि किस्म का चयन यदि अच्छा होता है तो हम यही कल्पना और आसार करते हैं कि फसल का उत्पादन भी बेहतर होने की उम्मीद होती है। तो इसी विषय में मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई को जब भी आलू की फसल लगानी हो तो वो किस्मों के चुनाव के आधार पर एक उन्नत किस्मों को ही किसान अपने खेत में लगाए ताकि वो अधिक से अधिक पैदावार ले सके। इसके लिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि यदि किसान भाई को किस उद्देश्य से ये चीज़ें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे किस उद्देश्य से किसान किस्म लगा रहा है। पहला है कि किसान खाने के उद्देश्य से लगा रहा है या दूसरा है कि उसे प्रोसेसिंग के लिए लगा रखा है। तो यदि खाने के लिए यदि किसान लगाता है तो उसमें मुख्य जो उन्नत जो किस्में हैं वो है कुफरी पुखराज है, कुफरी ख्याति है, कुफरी सिंदूरी है, कुफरी ललित है, कुफरी थार 1 है, कुफरी थार 2 है, कुफरी थार 3 जो नंबर है वो है। इसके साथ में ही जो कुफरी लीमा जो अभी हाल ही में जो हमारे अनुसंधान संस्थान ने जो रिलीज़ की है वो है, एवं कुफरी जो उदय है वो है। दूसरा है यदि किसान भाई चिप्स के लिए यदि खेती करना चाह रहा हो तो वो किसान भाई है कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3 और कुफरी
फ्रेश होना है वो किसान भाई लगा सकते हैं। सर, आपने कई किस्मों के नाम बताए जिनको हमारे किसानों को लगाना चाहिए। आगे मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि चूँकि जब हम प्रभेद की बात करते हैं, आलू के किस्म की बात करते हैं, तो एक आलू का आकार भी मायने रखता है। तो जब वो आलू के किस्म का चयन कर रहे हैं तो किस आकार के किस्म का उनको चयन करना चाहिए? साथ ही संक्षेप में ये भी जानना चाहूँगा कि उर्वरक और सिंचाई का किस तरह उनको प्रबंधन करना चाहिए। किसान भाई को आकार के लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि किसान भाई लगभग 30 से 35 mm के आकार के बीज का प्रयोग करना चाहिए। बीज बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैं कहूँ कि किसान को बुआई के समय के लिए यदि कहे तो किसान भाई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है वो बुआई का सबसे उपयुक्त समय है। एवं खेत का चुनाव के लिए मैं कहूँ खेत के चुनाव के लिए खेत बलुई या दोमट आकार की उसमें मृदा होनी चाहिए। एवं खेत की बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई करिए किसान भाई। एवं उसके बाद में जो बेड है बेड बनाए, बेड बनाकर आलू की खेती करें। आलू लगाने के बाद किसान भाई को सिंचाई का विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान भाई जो पहला पानी लगाए वो सिर्फ इतना लगाए कि बेड के आधे भाग तक पानी पहुँचे, ऊपर तक पानी बेड पर नहीं जाए। इसके बाद में 15 से 20 दिन के अंतराल पर किसान भाई पानी लगा सकते हैं। किसान भाई खादों का प्रयोग करने के लिए जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है उसमें से जो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा है वो बुआई के समय दे। एवं जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 1/3 जो भाग है वो बुआई के समय दे। एवं 2 भाग है वो बुआई के 20 से 25 दिन बाद में। एवं जो दूसरा भाग है वो बुआई के 40 से 45 दिन बाद में दे। कुछ जो हमारे किसान हैं वो विलम्ब से भी आलू की खेती करते हैं, तो उनको आलू के कौन से किस्म को लगाना चाहिए? साथ ही मैं आपसे आगे एक सवाल ये है मेरा कि अगर जीरो टीलेज विधि से आलू की खेती करनी हो तो किसान कैसे कर सकते हैं और इसका लाभ क्या है? जिन किसान भाइयों को विलम्ब से आलू लगाना है वो किसान भाई कुफरी पुखराज जो किस्म है उसका चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई जो वैज्ञानिक विधि है, नई वैज्ञानिक विधि है जीरो टिलेज से आलू का उत्पादन, उनका चयन कर सकते हैं। इस विधि में किसान भाई धान की कटाई के तुरंत बाद आलू के जो बीज हुए हैं उनको जो मिट्टी की सतह पर रख सकते हैं। एवं उसके बाद में जो पुआल होता है जो धान का, उससे उन जो कंदों को है वो ढक सकते हैं। इससे किसान भाई है वो समय पर आलू की है वो बुआई कर सकते हैं। इस विधि में किसान भाई को कोई उसके बाद में कोई निकोनी नहीं करनी पड़ती है, कोई घास खरपतवार कोई उखाड़ना नहीं पड़ता है, कोई मिट्टी आलू पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस विधि में किसान भाई के लिए बहुत ही कम लागत में किसान भाई इस विधि से आलू को उत्पादन कर सकता है। एवं इस विधि से आलू को हार्वेस्ट करने के लिए किसान भाई को बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है। बिना किसी खुदाई के किसान भाई सिंपल पुआल को हटाकर आलू को मिट्टी की सतह से है वो बोरे में इकट्ठे कर सकते हैं। सर, कार्यक्रम के लिए थोड़ा समय बचा है और इस थोड़े समय में ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई जीरो टिलेज विधि से खेती कर रहे हो तो कब तक उसकी खेती कर सकते हैं? किसान भाई जीरो टिलेज विधि से दिसंबर के अंतिम महीने तक आलू की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस विधि में हम पुआल का प्रयोग करते हैं जिससे तापमान है वो बना रहता है, ज़्यादा तापमान नहीं हो पाता है और नमी बनी रहती है। इस कारण किसान भाई इस विधि से दिसंबर के आखिरी महीने तक आलू लगा सकते हैं। एवं उसको किसान भाई है वो मार्च के पहले और दूसरे हफ्ते में उस आलू को निकाल सकता है एवं अपने बोरे में भर के घर पे उसको ले जाया जा सकता है। सर, आप आज कार्यक्रम में आए और किसानों को आलू की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद मेरे किसान। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर।
किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं।
दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, क्योंकि बारी है एक और साक्षात्कार की, जहां हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी देंगे जाड़े के मौसम में दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन के विषय में। नमस्कार। पशुपालन कम समय एवं कम लागत में अधिक आमदनी देने वाला एक महत्वपूर्ण कृषि व्यवसाय है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे किसान भाई मौसम के अनुरूप पशुओं का आहार प्रबंधन किस प्रकार करते हैं। चूँकि अब जाड़े का मौसम शुरू होने वाला है, तो अक्सर देखा जाता है कि हमारे किसान भाई दुधारू पशुओं की आहार प्रबंधन में काफ़ी लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से दुग्ध उत्पादन में कमी आती है और उनके व्यवसाय में भी काफ़ी नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जाड़े के मौसम में दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन के बारे में, और इस पर उचित जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी, जो कि सह प्राध्यापक हैं बिहार वेटेनरी कॉलेज पटना से। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि चूँकि अब जाड़े का मौसम शुरू होने वाला है, तो हमारे पशुओं के आहार प्रबंधन में कौन सी उन्हें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। हाँ किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ठंड का मौसम जो है लगभग आ गई है। तो इस ठंड के मौसम में जो है हमें पशुओं को आहार में किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए। तो पशुओं में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका डेयरी एनिमल्स जो है 8 लीटर या 10 लीटर से ज़्यादा दूध दे रही है, तो उसके लिए जो है ठंडा के दिन में खासकर जो है बाईपास फैट जो है खिलाना चाहिए, क्योंकि बाईपास फैट जो होता है क्या होता है, वैसे जानवरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जा रहा है, जो एनर्जी जिसकी लेवल कम है, तो उसको हम लोग बाईपास फैट में खिलाते हैं। तो बाईपास फैट क्या होता है कि हम तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक कठिन प्रक्रिया है। कैल्शियम साल्ट और फैटी एसिड से जो है उसको बनाया जाता है। तो आप जो है क्या करें कि आप मार्केट में जो बना बनाया जो बाईपास फैट है उसको ख़रीद करके आप ठंडे के दिनों में विशेषकर आप अगर उसको खिलाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और उसकी दूध की मात्रा बढ़ेगी। हमें बाईपास फैट कितनी खिलाना चाहिए, तो किसान भाई ये एक एडल्ट जानवर जो आपके 10 लीटर दूध देने वाली गाय है उसको कम से कम 150 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में जो है बाईपास फैट खिलानी चाहिए। तो ये तो हुआ बाईपास फैट की बात। दूसरी आती है बाईपास प्रोटीन। बाईपास प्रोटीन जो है आप खिला सकते हैं। बाईपास प्रोटीन आप चाहें तो घर में बना सकते हैं। तो हम आइए आपको बताते हैं कि बाईपास प्रोटीन कैसे बनाते हैं। बाईपास प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग सरसों की खल्ली को जो है ग्राइंड करते हैं। सरसों की खल्ली को ग्राइंड करने के बाद जो है उसमें 1 किलो सरसों की खल्ली में 11.2 ml फॉर्मेलिन जो है मिलाते हैं। और अगर आपके पास 50 किलो खल्ली है ग्राइंड किया हुआ तो लगभग 560 से 570 ml जो है फॉर्मेलिन मिलाते हैं। 570 ml फॉर्मेलिन मिला के अच्छे से मिला करके रखेंगे और उसको जो है बोरी में पैक कर देंगे, डबल बोरी में, और 8 दिन तक घर के किसी भी कोने में रख देंगे तो वो आपका बाईपास फैट प्रोटीन बन के तैयार हो जाएगा। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, हम लोग बात कर रहे हैं आहार प्रबंधन के बारे में, तो आहार की मात्रा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सर, हमारे किसान भाइयों को एक दिन में अपने पशुओं को कितनी आहार देनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक किसान भाइयों एक दिन की आहार की बात है तो एक डेयरी पशु को जो है कम से कम जो है 20 से 25 किलो जो है हरा चारा खिलाना चाहिए, 5 से 7 किलो जो है सूखा चारा खिलाना चाहिए, 1 से 1.5 किलो जो है दाना खिलाना चाहिए। ये वैसे डेयरी पशु के लिए जो दूध दे रही है। लेकिन अगर यही जानवर जो है दूध देने लगी है तो उसको जो है 20 से 25 किलो हरा चारा, 5 से 7 किलो सूखा चारा, और उसके बाद अगर आपकी गाय जो है 10 लीटर दूध दे रही है तो नियम है किसान भाई कि आपके पास अगर गाय है तो 2.5 लीटर दूध पे जो है 1 किलो दाना देते हैं।
तो 2.5 किलो दूध पे अगर 1 किलो दाना देते हैं तो 10 किलो दूध पे 4 किलो दाना देना है और मेंटेनेंस के लिए 1 किलो और जोड़ देना है, तो 5 किलो जो है दाना देना है। तो 10 किलो दूध देने वाली गाय को जो है 20 से 25 किलो हरा चारा, 5 से 7 किलो सूखा चारा और लगभग 5 किलो जो है दाना देना होगा। तब आपका जो है गाय कभी बीमार नहीं पड़ेगी और उसकी दूध की मात्रा भी जो है बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा किसान भाई आपको मिनरल मिक्सचर जो है अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि मिनरल मिक्सचर के बिना जो है आपके गाय भैंस जो है वो काफ़ी बीमार हो सकते हैं, उनमें जो है मिनरल्स की डिफिशियंसी हो सकते हैं, उसमें रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम आ सकती है। सर बात करें एक दिन की, तो सर पशुओं की आहार में पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए ताकि उनके सेहत में किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे? हाँ किसान भाइयों, आपको जो है आहार के साथ जो है पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक डेयरी एनिमल, एक दुधारू गाय है, उसको जो है कम से कम जो है आपको 70 लीटर पानी जो है दूध पीने के लिए 70 लीटर पानी जो है आपको देना है पीने के लिए। और अगर उसको नहाने धोने की अगर बात करें और उसकी साफ़ सफाई की बात करें तो टोटल जो है एक जानवरों को 200 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर 200 लीटर पानी आप देते हैं डेली एक गाय को, तो आपका गाय जो है कभी बीमार नहीं पड़ेगी और सुरक्षित और साफ़ रहेगी। और दूसरी बात है दूध की कमी नहीं होगी, क्योंकि पानी की मात्रा से जो है दूध की मात्रा डिसाइड होती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि दूध देने वाली गाय को अवश्य जो है 60 से 70 लीटर पानी पिलाएं। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए एवं हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी एवं लाभकारी जानकारियाँ दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे ही नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ होंगे आपसे फिर रूबरू। इसी वायदे के साथ लेते हैं आपसे इजाजत, होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए विदा। नमस्कार।